हमने क्या बोला अभी तक? हमने बोला कि भैया अगर सप्लाई होना है तो कंसीडरेशन होना जरूरी है, अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया शेड्यूल 1 के फॉर्म में कि बॉस इवन वहां पे कंसीडरेशन ना हो तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा अगर वो शेड्यूल 1 में फॉल करता है। शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजैक्शन को रखा गया। पहला ट्रांजैक्शन परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। आपके बिजनेस की अगर कोई भी एसेट है उसको आप परमानेंटली याद रखना ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर देते हो और उसके ऊपर आपने ऑलरेडी आईटीसी लेके रखा था, तो बॉस क्या करना पड़ेगा, उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा भले आपने बिना कंसीडरेशन के ट्रांसफर किया हो। ये बात समझना है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया है किसको, रिलेटेड पर्सन को, डिस्टिंक्ट पर्सन को या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को, उसके अलावा जो सप्लाई किया गया है वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया गया है, और बिजनेस किसका देखना है बॉस, सप्लायर का देखना है। रेसिपिएंट उस सर्विस का चाहे पर्सनल यूज करे चाहे बिजनेस में यूज करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। रिलेटेड पर्सन यहां पे कौन होगा, रिलेटेड पर्सन का मतलब है एक बंदा किसी दूसरे के बंदे के बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं तो वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। कोई थर्ड पर्सन किन्हीं दो व्यक्तिज में 25% वोटिंग शेयर होल्ड करता है या उससे ज्यादा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। एक बंदा दूसरे बंदे को कंट्रोल करता है या थर्ड पर्सन दो बंदों को कंट्रोल करता है तो वो दो बंदों जिनको कंट्रोल करता है वो आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर दो बंदे मिलके तीसरे बंदे को कंट्रोल करते हैं तो जो दो बंदे कंट्रोल करते हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। कोई सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनियर है तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। मेंबर ऑफ सेम फैमिली है तो वो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। मेंबर ऑफ सेम फैमिली क्या होता है, अगर आपके स्पाउस और चिल्ड्रन है वो हमेशा आपके मेंबर ऑफ द फैमिली कहलाएंगे, लेकिन अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग है तो वो तभी आपके फैमिली कहलाएंगे अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ये कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन अगर साफ देता है तो वही एक्सेप्ट करना है, नहीं देता है तो वहां पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। मान लीजिए लिखा है कि वेल सेटल्ड है, इसका मतलब वो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है बॉस, अगर एक बंदे ने सेम पैन के ऊपर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं या एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है या एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है दूसरे के लिए लायबल है और एक ही स्टेट के अंदर या मोर देन वन स्टेट के अंदर, तो भैया वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है कि एक जगह पर उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है या लेने के लिए लायबल है किसी एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, और दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वो एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है, तो ऐसे केस में वापस में क्या हो जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर मान लीजिए एक ही स्टेट के अंदर दो प्लेसेस हैं, एक ही जीएसटीएन पे हैं, एक प्रिंसिपल प्लेस है एक एडिशनल प्लेस है, तो वो आपस में ना तो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे ना ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। तो मान लीजिए अगर मैं मुंबई से यहां पे भेजता हूं थाने, मुंबई से यहां पे हमने पढ़ा था थाने जो कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस था, तो भैया वो सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ना तो डिस्टिंक्ट पर्सन ना ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आपस में क्या होता है, रिलेटेड पर्सन, तो भैया अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा तो वो भी सप्लाई हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा का है पर एम्प्लॉय पर ईयर तभी सप्लाई मानेंगे, अगर 50,000 तक है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। पर यहां पे एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं शेड्यूल 1 का पैरा 1 तो नहीं अप्लाई हो रहा, कहीं कोई ऐसे बिजनेस एसेट तो आपने गिफ्ट नहीं करी जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखा है, अगर ऐसा हुआ है तो भले ही 50,000 से कम है तो भी वो सप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोडक्शन बोनस परक्विजिट वगैरह दिया जा रहा है तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो सर्विसेज के अगेंस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ध्यान रखना सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, अगर गुड्स प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई माना जाएगा इवन विदाउट कंसीडरेशन। एजेंट कौन होता है, फैक्टर, ब्रोकर, आड़तिया, कमीशन एजेंट, डेलक्रेड एजेंट, ऑक्शनर, ये नाम से जाना जाता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेज करता है या उसके बिहाफ पे सेल करता है। ध्यान रखना, शेड्यूल 1 तभी अप्लाई होगा जब एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसका मैंने एग्जांपल आपको बताया। उसके अलावा अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो वो भी सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसीडरेशन,
अगर दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं, आपने वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है अपने रिलेटेड पर्सन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से, और दूसरी बात जो सर्विस रिसीव की गई है बाय रेसिपिएंट वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की गई है, तभी अब बिजनेस किसका देखना है, रेसिपिएंट का देखना है यहां पे इंपोर्ट के केस में। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई माना जाएगा। ध्यान रखना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन के साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है तो इट विल ऑलवेज बी अ सप्लाई, भले बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर इंपोर्ट फॉर द बिजनेस किया है और अपने रिलेटेड पर्सन या एस्टैब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन से किया है तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे हमारा शेड्यूल 1 कंप्लीट होता है। अब आगे के शेड्यूल हम आगे के लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। आज के